नमस्कार। तो पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह थंबलटोन के ऊपर एक जोरदार लड़ाई होती है जिसके अंदर 4 ड्रैगन्स आपस में लड़ते हैं और 3 उनमें से निपट जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीन्स का एक बहुत ही शानदार योद्धा डेरोन द डेरिंग और उसका ड्रैगन दोनों भी मारे जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद में क्या चल रहा था रेनिरा के साथ में। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 4 के स्पॉयलर्स के साथ में। सेकेंड बैटल ऑफ थंबलटोन को हुए पूरे 1 दिन हो गया था। इसके बाद में जो ग्रीन्स की सेना पूरे अंदर की साइड में बंद थी, गेट्स बंद कर रखे थे, ये सारे लोग बाहर की तरफ आते ब्लैक्स को ढूंढने के लिए, लेकिन बाहर आके देखते कि इनके दुश्मन यहाँ से भाग चुके हैं। टाउन की दीवारों के बाहर लाशें सड़ रही थी जिनके ऊपर कुएं खा रहे थे। टाउन के अंदर की तरफ उन तीनों ड्रैगन्स की लाशें पड़ी थी। सेकेंड बैटल ऑफ थंबलटोन के यहाँ पर केवल एक ड्रैगन बचा था जिसका नाम था सिल्वर विंग, गुड क्वीन एलिसिन का ड्रैगन। जब बाकी 3 ड्रैगन नीचे लड़ रहे थे तब ये बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ रहा था और कई घंटों तक ऊपर ही उड़ता रहा और ऊपर से आग बरसाता रहा। जब इसको लगा कि अब नीचे कोई खतरा नहीं है तो फिर ये वहाँ पर उतरता है जहाँ पर उन तीनों ड्रैगन्स की लाश पड़ी होती है। अब वर्मीथोर और सिल्वर विंग काफ़ी टाइम से दोनों ड्रैगन्स एक साथ में रहते थे और कहा जाता है ये दोनों ड्रैगन्स कजन्स भी है। तो सिंगर्स इस बारे में अपन को बताते कि सिल्वर विंग वर्मीथोर के पास में आया और अपने नाक से उसके पंख को हिलाने की कोशिश की क्योंकि इसको उड़ाने के लिए। उसने पूरी 3 बार कोशिश की लेकिन वर्मीथोर के अंदर कोई हलचल नहीं हुई। फिर आखिर में उसको भी समझ में आ जाता है कि वर्मीथोर का काम खत्म हो चुका है। इसके बाद में सिल्वर विंग सिटी के बाहर की तरफ चली जाती है जहाँ पर बाकी सैनिकों और घोड़ों की लाशें पड़ी थी जिन्हें वो एक एक को जला के अब बढ़िया फ्राई करके खा रही थी। सेकेंड बैटल ऑफ थंबलटोन से 2 दिन पहले वो जो षड्यंत्र नहीं रखा गया था एक सीक्रेट मीटिंग, उसके अंदर टोटल 13 मेंबर्स थे। डेरोन द डेरिंग नहीं था। तो फिलहाल उन 13 में से लगभग 8 मेंबर्स मर चुके थे। मरने वालों के नाम कुछ ऐसे हैं: लॉर्ड ओवेन फोस्वे, मार्क रेम्ब्रोस, बोल्ट जॉन रॉक्स्टन, रिचर्ड रोडन। रिचर्ड रोडन के साथ में यूँ होता है कि वॉर के अंदर ये आगे जाके लड़ रहा होता है, एक तीर आके इसके गले पे लग जाता है। अब इसके बाद में उसकी वजह से ये वहाँ पर तो नहीं मरता है लेकिन 2 दिन के बाद में उसी तीर की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। सीक्रेट मीटिंग के जो 4 षड्यंत्रकर्ता थे वो इस वॉर के अंदर बच गए थे, जिनमें से 2 के नाम कुछ ऐसे हैं: लॉर्ड अनविन पिक और हॉबर्ट हाईटावर। इनका षड्यंत्र जिसके खिलाफ था उन दोनों गद्दारों में से एक गद्दार ह्यू हैमर तो मर चुका था, लेकिन उल्फ द सॉर्ट उस रात को दारूडिया साला दारू पी के सोया हुआ था, लड़ने के लिए बाहर ही नहीं आया तो इसको कुछ हुआ ही नहीं। अभी थंबलटोन के अंदर कोई ड्रैगन राइडर और उसका ड्रैगन बचा हुआ था तो वो सिल्वर विंग और उसका ड्रैगन राइडर यही उल्फ द सॉर्ट ही था। अब ग्रीन्स की वॉर काउंसिल होती है और उसके अंदर उल्फ द सॉर्ट सबको बोलता है, देखो ह्यू हैमर मर चुका है और वो तुम्हारा बच्चा राजा डेरोन द डेरिंग भी, तो अब तुम्हारे पास में कुछ बचा है तो वो मैं हूँ। लॉर्ड अनविन पिक पूछते, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो उल्फ बोलता है, जैसा तुम पहले बोल रहे थे हम बिल्कुल वैसा ही किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करेंगे। सिटी तुम्हारी हो जाएगी और वो खूनी आयरन थ्रोन मेरा। कैसा लग रहा है तुम्हें ये मेरा आइडिया? उस वॉर मीटिंग के अंदर लॉर्ड अनविन पिक या फिर हॉबर्ट हाईटावर कोई भी इस चीज़ का आंसर नहीं देता है। अब अगली सुबह होती है और हॉबर्ट हाईटावर उल्फ द वाइट को अपने पास में बुलाते हैं क्योंकि किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करना है उसके प्लान्स बनाने के लिए। हॉबर्ट अपने साथ में 2 डिफरेंट टाइप की वाइन्स लेके आया होता है, एक होती है डॉर्निश रेड और दूसरी होती है आर्बर गोल्ड। उल्फ ने इस टाइप की वाइन्स कभी पी नहीं थी, ये काफ़ी महंगी वाइन्स है और डोंट साइड की है तो इसने कहाँ पी होगी। उल्फ द वाइट जो पीता था वो थोड़े सस्ते नशे थे, सस्ती वाली दारू होती थी, तो इसको बिल्कुल नहीं पता कि इस टाइप की वाइन्स का कैसा टेस्ट होता होगा। अब हॉबर्ट हाईटावर यूँ करते हैं कि खुद तो डॉर्निश रेड पीते हैं और इस उल्फ द वाइट को पीने के लिए आर्बर गोल्ड दे देते हैं। पर आज जिस तरह से लॉर्ड हाईटावर झुंझला रहे थे और थोड़े पसीने पसीने हो रहे थे, उनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी, उनके एक्सप्रेशन से ही देख के पता चल सकता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उल्फ द सॉर्ट भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है और जो नौकर इन दोनों को वाइन दे रहा होता है उसी को बोलता है कि तू ये पी के बता आर्बर गोल्ड। वो थोड़ी सी आर्बर गोल्ड टेस्ट करता है और बोलता है कि आपकी वाली थोड़ी सी ज़्यादा कड़क है उल्फ द सॉर्ट। इस पर उल्फ द सॉर्ट इनको कमांड करता है कि ये जो हॉबर्ट हाईटावर डॉर्निश रेड पी रहे इसको साइड में कर दो, आज ये भी हमारे साथ में आर्बर गोल्ड पियेंगे। अब इसके बाद में हॉबर्ट हाईटावर के साथ में क्या हुआ इसके बारे में हिस्ट्री अपन को कुछ ही चीज़ें बताती है, पर सारे हिस्ट्री अकाउंट्स लास्ट में जाकर एक बात पे ज़रूर मिल जाते हैं, वो कि हॉबर्ट हाईटावर किस टाइप से मारा गया। अब लॉर्ड हाईटावर अच्छे से वो आर्बर गोल्ड पीते और उसके बाद में 1 कप और मंगाते। उनको पीता हुआ देख उल्फ द वाइट को भी एश्योरेंस हो जाता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है। वो भी 3 कप पीता है आराम से, और वो तो तुम जानते ही हो दारूडिया है, तो कड़क दारू मिल रही है तो और पिए जाता है। 3 कप पीने के बाद में उल्फ द वाइट को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है और उसको उबासी आने लग जाती है। इसके बाद में उल्फ द वाइट सोने के लिए चला जाता है, लेकिन ऐसा सोता है कि उसके बाद में फिर कभी नहीं उठता है।
हॉवर्ड हाईटावर उस कैंप से जैसे तैसे निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उस वाइन के अंदर पॉइजन था, ये चीज़ इसको भी मालूम थी, लेकिन इसके पास में कुछ एंटीडोज भी था। अब ये एंटीडोज लेने के लिए उस कैंप से बाहर जहाँ पर जाता उससे पहले ही काफ़ी देर हो जाती है। 1 घंटे के अंदर हॉवर्ड हाईटावर का दिल काम करना बंद कर देता है और इस तरह जहरीली आर्बर गोल्ड पीने की वजह से इनकी भी डेथ होती है। मशरूम अपनी कहानियों में बताता है, हॉवर्ड हाईटावर की तलवार से कोई भी नहीं डरता है, लिटरली कोई भी बंदा नहीं, लेकिन हमें उनके वाइन के कप से ज़रूर बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वाइन वैलेरियन स्टील से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब ये सब होने के बाद में फ़िलहाल ग्रीन्स के यहाँ पे कोई लीडर होता है, तो वो होता है लॉर्ड अनविन पिक। वो कहता है कि मेरी सेना में से जो भी आदमी इस सिल्वर विंग को कमांड में लेके आ जाएगा, इसके ऊपर कंट्रोल कर देगा, मैं उसको 1000 गोल्डन ड्रैगन्स दूंगा। अब ये गोल्डन ड्रैगन्स वैसे वेस्टरोस के अंदर एक करेंसी है। अपनी जान बाजी पर लगाकर सिल्वर विंग को क्लेम करने के लिए 3 लोग सामने की तरफ आते हैं। इनमें से जब फर्स्ट वाला सिल्वर विंग के पास में जाता है तो वो इसके बाहों को अलग कर देता है और उसके ऊपर घातक हमला कर देता है। सेकंड वाले को तो वो ड्रैगन जला देती है और तीसरे की हमको कुछ खबर नहीं पड़ती है। अब इस टाइम पर लॉर्ड पिक यानी कि ये जो ग्रीन्स की सेना है, इसमें से बहुत सारे सैनिक यहाँ से चले जा चुके होते हैं। बाकी लोगों ने अपने घर की तरफ जाना तो तब से शुरू कर दिया था जब से फर्स्ट बैटल हुआ था। तो फिलहाल अभी ये ग्रीन्स की सेना कुछ एक टुकड़ों में होती है। अब यहाँ पर लॉर्ड अनविन पिक भी हार मान लेते हैं, क्योंकि इनके पास में कोई ऐसा बंदा होता ही नहीं है जिसको ये किंग बनाने के लिए जाए। तो ये बची कुची तो थंबलटोन के अंदर होती है ग्रीन्स की सेना, उसको आदेश देते हैं कि वापस अपन अपने घर की तरफ चले जाते हैं, अब किंग्स लैंडिंग में जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो इस तरह जो ग्रीन्स की सेना 20,000 हो गई थी यहाँ पर आते वक्त, वह भी कुछ पीसेस के अंदर वापस अपने घर की तरफ जा रही थी। ग्रीन्स की सेना का वापस जाने का क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? तो इसका आंसर है एडम वलेरियन, वही लड़का जो अभी मरने के वक्त लगभग 16-17 साल का होगा और एडम ऑफ हल था, जिसने क्वीन रेनिरा के दुश्मनों से किंग्स लैंडिंग को बचा लिया। पर इसके लिए उसको भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी और वो उसकी डेथ। पर शायद एडम ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, इसके बारे में क्वीन रेनिरा को खबर भी नहीं पता चली होगी। रेनिरा जब किंग्स लैंडिंग से निकली थी तब उसकी ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही थी। ये सबसे पहले रोपसे के वहाँ पर जाती है। अब अगर तुम्हें स्टोरी में याद हो तो रोपसे और स्टॉकवर्थ वहाँ के जो लॉर्ड्स थे वो सबसे पहले रेनिरा के साइड में थे। क्रिस्टन कोल ने मारने की कोशिश की तो वो ग्रीन्स के हो गए, और जब रेनिरा वापस किंग्स लैंडिंग ले लेती है तो वो बोलते हम ब्लैक्स के। रेनिरा की सटक जाती है, ये बार बार साइड चेंज कर रहे, तो फिर वो उन दोनों को मरवा देती है। इसके बाद में अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ा कन्फ्यूज़न चला था कि इनकी जो लड़कियाँ थी वो ज़्यादा बड़ी थी और लड़के छोटे। फिर भी लास्ट में जाके फाइनल यही होता है कि उन लड़कों को मिलेगा। तो फिलहाल तो ये रोप से उस लॉर्ड के और लड़के का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो लड़की चला रही थी जो बड़ी है और जिसके क्लेम को रेनिरा ने नहीं दिया। तो रोपसे कैसल के जितने भी गेट्स होते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं जब रेनिरा आती है। इसका कोई स्वागत नहीं होता है, इसको यहाँ पे कोई शरण नहीं देता है। अब यहाँ पर ऐसे मुँह की खाने के बाद में रेनिरा और इसके फॉलोवर्स स्टॉकवर्ती की तरफ निकल जाते हैं। स्टॉकवर्ती को वैसे लड़की नहीं चला रही होती है, यहाँ पे वो छोटा सा लॉर्ड ही होता है। वो कहता है क्वीन रेनिरा मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल 1 रात के लिए। आपको ढूंढते हुए ग्रीन्स के सैनिक यहाँ पे आ जाएंगे और मेरे पास में इतनी पावर नहीं है कि मैं उनको डिफेंड कर सकूँ। अब रेनिरा जब किंग्स लैंडिंग से निकली थी और फाइनली अभी यहाँ पे 1 रात के लिए स्टॉकवर्ती के यहाँ पे पहुँच गई है, तो इस पूरे सफ़र के अंदर इसके जितने गोल्ड क्लॉक्स थे उसमें से आधे तो अपनी घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके अलावा 1 रात में इसके कैंप के ऊपर अटैक भी होता है। वो अटैक वैसे लुटेरों ने किया होता है, लेकिन इसके जो क्वींस गार्ड होते हैं और सारे नाइट्स होते हैं वो उनको मार पीट के भगा देते हैं। लेकिन इस अटैक के अंदर सर बलोन ब्रेच, जो अगर तुम्हें याद हो तो जब रेनिरा किंग्स लैंडिंग के अंदर थी तब ये एक गोल्ड क्लॉक का कैप्टन था, इसको एक एरो लग जाता है और ये यहाँ पे मारा जाता है। लायनोल बेंटली जो कि क्वींस गार्ड का एक सोल्जर होता है और अभी काफ़ी यंग होता है, इसके सर के ऊपर भी चोटें आती है और इसका जो हेलमेट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल अभी ये सेफ होता है और रेनिरा के साथ में होता है। अब फाइनली रेनिरा कई दिनों के सफ़र के बाद में पहुंच जाती है डुश्केंडल। हमेशा से हाउस डर्कलिन ने रेनिरा के क्लेम को अच्छे से सपोर्ट किया है, लेकिन इस सपोर्ट की उनको काफ़ी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। लॉर्ड गिंटर डर्कलिन और स्टेफन डर्कलिन इन दोनों को मरना पड़ा। स्टेफन डर्कलिन वैसे क्वींस गार्ड होता है जो उन ड्रैगन्स को क्लेम करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसको जला देते हैं। और गुंटर डर्कलिन को जब क्रिस्टन कॉल यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है तब उसको मार देता है। फिलहाल में ये कैसल और डुश्केंडल एक लेडी संभाल रही होती है, लेकिन जब रेनिरा आती है तब वो अपने गेट्स बंद कर देती है। इसके बाद में सर हेरोल्ड डार्क जैसे तैसे करके उस लेडी को समझाते हैं कि ये अपनी क्वीन ही है, और उसके बाद में वो गेट्स खोलती है। उस लेडी का नाम होता है लेडी मेरी डेथ, ऐसा कुछ नाम होता है, जो गुंटर की बीवी होती है और फिलहाल अभी विधवा।
ये हेरोल्ड डार्क की बात इसलिए मान लेती है क्योंकि ये हाउस डर्कलिन और ये जो हेरोल्ड डार्क होता है ये दूर के रिश्ते में लगते होते हैं। और एक टाइम पर हेरोल्ड डार्क ने स्टेफन डर्कलिन के यहाँ पर स्क्वायर का काम किया था। तो कुल मिलाकर लेडी मेरीवेथ हेरोल्ड डार्क की वजह से गेट खोल देती है। लेकिन ये रेनिरा के सामने एक कंडीशन रखती है, वो ये कि रेनिरा यहाँ पे ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगी। अब इतने दिनों के बाद में रेनिरा फाइनली हाउस डुस्केंडल के कैसल के अंदर सेफली थी। वो हमेशा बंदरगाह की तरफ देखती रहती थी। रेनिरा ने हाउस डर्कलिन के मास्टर को कमांड किया कि मुझे एक रेवन भेजना है यहाँ से ड्रैगन स्टोन। ये लेटर वो भेजती है मास्टर जेराड रे के पास में, क्योंकि जेराड रे कब से ड्रैगन स्टोन ही है इसलिए। इन लेटर्स के अंदर होता है कि क्वीन रेनिरा वापस अपने घर ड्रैगन स्टोन आ रही है, इसीलिए इसके लिए एक शिप भेजो। डुस्केंडल से पूरे 3 रेवंस सेम मैसेज लेके जाते हैं, लेकिन सामने की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब ड्रैगन स्टोन से ऐसे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो इससे क्वीन रेनिरा बहुत ज़्यादा गुस्सा और दुखी हो जाती है। वो सोचती है मास्टर जेराड रे के ऊपर मैंने जो पहले शक किया था वो बिल्कुल सही था। ये आदमी तो गद्दार ही है, देखो ज़रूरत के समय पर मेरे काम नहीं आ रहा है। अब क्वीन रेनिरा के पास में ड्रैगन स्टोन से भले कोई लेटर आए ना आए, लेकिन रेवेंस, विंटरफेल और एरे की तरफ से ज़रूर आ जाते हैं। देखो कितने टाइम के बाद में स्टार्क्स का नाम और विंटरफेल का नाम इस स्टोरी के अंदर आ रहा है। ये रेवन आता है विंटरफेल से, जहाँ के लॉर्ड होते हैं लॉर्ड क्रिगन स्टार्क। वो लिखते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी आर्मी को लेकर साउथ की तरफ आ रहा हूँ, कुछ ही दिनों की बात है महारानी। लेकिन इसी लेटर में वो वार्न करता है कि मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी जो रेलम है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और फिलहाल हमारे यहाँ पे विंटर आ चुका है। तो सबसे पहले तो मेरे सारे सैनिक इनके जो खेतों में आखिरी कटाई चल रही है उसको पूरी कर ले हुए, इसके बाद में मैं इन सबको बुला के एक जगह पे इकट्ठा कर दूंगा। क्रिगन स्टार कहता है अगर मैं लास्ट कटाई से पहले अपनी सेना को लेकर आपके पास में आ गया तो हमारे यहाँ पर लोगों के खाने के लिए तरस जाएंगे। आने वाली सर्दियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक है और तब हमारे पास में खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो मेरी क्वीन थोड़े दिनों के लिए वेट कीजिए, मैं पूरे 10,000 सोल्जर्स को लेके आ रहा हूँ और ये सोल्जर्स ज़्यादा यंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे पिछले विंटर वुल्स के कंपेयर में। क्वीन रेनिरा आप भी देखना, वेस्टरोस की कोई भी पावर हम 10,000 लोगों के सामने नहीं टिक पाएगी। इसके बाद में वो लेटर में लास्ट में लिखता है विंटर इज़ कमिंग और हाउस स्टार्क के ऑफिशियल सील भी लगा देता है। इधर रेनिरा को वेल ऑफ एरे से लेडी जेन एरन के भी लेटर आते हैं, यूँ कि रेनिरा मैं आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे सैनिक भी तैयार है। बस कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये है कि हमारा वेल ऑफ एरे बहुत ज़्यादा हाइट पे है और जो नीचे की तरफ गेट है वहाँ पर विंटर आने की वजह से बर्फ़ जम गया है। तो मैं रोड के थ्रू अपने सोल्जर्स को आपके पास में डुस्केंडल नहीं भेज सकती हूँ, वरना आप अभी अगर बहुत से शिप्स यहाँ पे गलटाउन भेज दो तो मैं अपनी बहुत सी सेना गलटाउन से होते हुए डुस्केंडल समुद्री मार्ग से अपनी सेना भेजने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप हाउस वॉलरन के शिप्स नहीं भेज सकते हो तो मैं पेंटोस और ब्रावो से शिप खरीद लूँगी और सेना को यहाँ पे भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे। अभी फ़िलहाल रेनिरा के पास में न सोना था न जहाज़। इसने तो जिस दिन लॉर्ड कॉलेस विलियम को जेल के अंदर भेज दिया उसी दिन उसकी सारी फ्लीट्स को खो दिया था, और जिस दिन ये किंग्स लैंडिंग से भागी थी उस दिन ये अपनी जान बचा के निकली थी। इसने कोई गोल्ड वोल्ड वहाँ पे जो रिजर्व कर रखा था वो सारा किंग्स लैंडिंग के अंदर ही रह गया। तो अब बस रेनिरा ने अपने आप को बहुत बुरी कंडीशन में पाया। वो डुस्केंडल कैसल के कमरों के अंदर अकेली बैठी रहती थी और रोती रहती थी। दिन ब दिन वो ज़्यादा रूखी सूखी और अंदर से दुखी होती जा रही थी। सबसे बड़ा डर उसको अपने छोटे बेटे एगोन के खोने का था। उसने इससे पहले अपने 4 बेटों को खो दिया तो वो अपने ये 5वें बेटों को नहीं खोना चाहती थी। दिन रात एगोन टारगेरियन हमेशा उसके साथ में रहता था, जैसे कि उसकी कोई फीकी पड़ी हुई छाया हो। अब ऐसे करते हुए क्वीन रेनिरा के डुस्केंडल में रहते हुए बहुत सारे दिन हो जाते हैं। लेडी मेरी डेथ ने इसको कुछ दिनों के लिए रहने के लिए कहा था, फिर वो भी कहती है कि आपके दिन कुछ ज़्यादा हो गए, आपको यहाँ से चला जाना चाहिए। अब रेनिरा के पास में दूसरी कोई और चॉइस नहीं थी। इसके सिर के ऊपर जो ताज था वो काफ़ी महंगा था तो इसने उसको उसी को बेच दिया, और इससे जो इसको गोल्ड के कॉइन्स मिले थे उससे इसने एक शिप का इंतजाम किया। शिप एक ब्रावो से मर्चेंटमैन का था जिसका नाम था वायोलैंडे। सर हेराल्ड डार्क जो कब से रेनिरा के साथ में था, अभी आपको वेल ऑफ एरे लेडी जेन एरन के पास में चला जाना चाहिए। वो पूरा कैसल उनका है और वो बिल्कुल सेफ है। लॉर्ड मैंड्रिक मेंड्रे बोलता है कि मैं भी आपके साथ में ड्रैगन स्टोन आऊँगा, और उसका छोटा भाई टोरन मेंड्रे बोलता है कि आप मेरे साथ में वाइट हार्बर चले आओ। वहाँ के लॉर्ड स्टार्क से और वो पूरा नॉर्थ रिवरलैंड सब लोग आपके ही है, वो लोग आपको पसंद करते हैं। तो जब स्टार्क्स की सेना तैयार हो जाएगी तब आप वहाँ से किंग्स लैंडिंग की तरफ वापस आ जाना। लेकिन रेनिरा इनमें से किसी की बात नहीं मानती है। वो कहती है मुझे अपने घर ड्रैगन स्टोन की तरफ जाना चाहिए, शायद वहाँ पर मुझे कोई ड्रैगन एग मिल जाए और वहाँ से मुझे कोई ड्रैगन मिल सकता है। जब मेरे पास में कोई ड्रैगन होगा तभी तो मैं पूरे किंग्स लैंडिंग को संभाल पाऊंगी और पूरे वेस्टरोस को।
अब उस ब्रावो से शिप के ऊपर बैठ के रेनीरा और इसके कुछ एक लोग जो फॉलोअर्स होते वो सब ड्रैगनस्टोन की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब तुम्हें ध्यान हो तो ड्रैगनस्टोन और ड्रिफ्टमार्क पास पास के आइलैंड ही है, तो हवाओं का रुख कुछ इस टाइप से था कि वो शिप चला जाता है ड्रिफ्टमार्क के पास में। ड्रिफ्टमार्क के वहाँ पर लॉर्ड कोलस लोन के सैनिक होते हैं और सारे हाउस लोन के शिप्स वगैरह होते हैं। तो उन वॉरशिप्स के अंदर से होता हुआ ये ब्रावो से शिप ड्रैगनस्टोन की तरफ निकलता है। रेनीरा पूरी कोशिश करती है कि वो सैनिक कहीं इसको देख नहीं लेवे, वरना कोई लफड़ा हो सकता है, क्योंकि जो हाउस वोलेरो ने उसको तो इसने दक्की कर रखा है, क्योंकि जो हाउस वोलेरो ने उसके कैप्टन को तो इसने जेल के अंदर भेजा था, तो वो लोग इससे बदला नहीं ले लेवे कहीं। पूरी 3 बार कोशिश करते हैं और तीनों बार ये शिप इस ड्रिफ्टमार्क की तरफ आ जाता है, ड्रैगनस्टोन की तरफ जाता ही नहीं है। हवाओं का रुख ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद में चौथी कोशिश में वो ड्रैगनस्टोन के वहाँ पर पहुँच जाता है। क्वीन रेनीरा जब डुस्केंडल से ड्रैगनस्टोन की तरफ निकली थी शिप के ऊपर बैठ के, तब उसने एक रेवन भेजा था यहाँ पर। उस लेटर में यूं ही पहले से इनको बता रखा था कि क्वीन रेनीरा ड्रैगनस्टोन आ रही है, तो फिलहाल इसके स्वागत में कुछ एक एस्कॉर्ट आया होता है। उस शिप से क्वीन रेनीरा, इसका बेटा एगोन और इसकी कुछ लेडीज़ होती है, कुछ नौकरानियाँ। इसके अतिरिक्त इसके 3 किंग्स गार्ड ये सारे ड्रैगनस्टोन की ज़मीन पे उतरते हैं। अब जो गोल्डफ्लॉक्स रेनीरा के साथ में किंग्स लैंडिंग से आए थे वो डस्कंडल के वहीं पे रुक जाते हैं। शायद ये शिप छोटी थी इसलिए ये इनको लेके नहीं आई। इसके अलावा लॉर्ड मेंड्रे के जो दोनों राजकुमार होते हैं वो शिप के ऊपर ही रुकते हैं। शायद वो वापस यहाँ से वाइट हार्बर की तरफ निकल रहे थे शिप के थ्रू। रेनीरा और इसके सारे फॉलोअर्स जब ड्रैगनस्टोन पहुँचते तब यहाँ पर बारिश हो रही होती है। ये जिस बंदरगाह पे उतरते वहाँ पे दूसरा कोई शिप होता नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं होते हैं। उस जगह को देख के कोई भी नहीं कह सकता कि ये किसी टाइम पे बंदरगाह भी था। उस बंदरगाह के आसपास जो सारे ब्रोथल्स होते हैं वो भी सारे खाली और वीरान पड़े हुए थे, जैसे कि वहाँ पर लंबे टाइम से कोई आया ही नहीं हो। वो पूरी जगह रेनीरा को उजड़ी उजड़ी सी लग रही थी। लेकिन फ़िलहाल ड्रैगनस्टोन पर ज़ोरदार बारिश हो रही है और रेनीरा उस बारिश में भीग रही है, तो इन चीज़ों के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। इसके अलावा इतने दिनों से जो जहाज़ के अंदर वो यात्रा कर रही है उसकी वजह से इसके शरीर के अंदर दर्द हो जाता है, और दर दर की ठोकरें खाने के बाद में इसकी आत्मा भी दुखी होती है। फाइनली ये आखिरकार अपने घर पे आ गई थी, जहाँ से इसको कोई भी नहीं निकाल सकता, इसका अपना ड्रैगनस्टोन। रेनीरा ने इस वॉर के अंदर बहुत सारे धोखे सहे थे, जिनकी वजह से ये अपने आप को अंदर से कमज़ोर महसूस करने लग गई थी। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो अभी होना बाकी था। अब जो एस्कॉर्ट इसको लेने के लिए यहाँ पर बंदरगाह पे आया था वो पूरे 40 लोगों का था। उसको कमांड कर रहा था सर एल्फ्रेड ब्रोम। ये वही आदमी है जिसको रेनीरा यहाँ पे छोड़ के गई थी, तो थोड़ा बहुत रेनीरा इसको जानती भी थी। अल्फ्रेड ब्रूम ड्रैगनस्टोन का सबसे ज़्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस्ड नाइट था। इसने ड्रैगनस्टोन को तब भी संभाल रहा था जब ओल्ड किंग जेरस का राज था, और उसके बाद में विसरस के टाइम पर भी। तो रेनीरा जब यहाँ पे ड्रैगनस्टोन को छोड़ के किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक के लिए निकलती है, तब ये सोच रहा था कि रेनीरा मुझे यहाँ का कास्टेलन बना के जाएगी, और वैसे ये बंदा डिज़र्व भी करता था। लेकिन रेनीरा तो रॉबर्ट क्वींस जो उसको ज़्यादा प्रिय होता है उसको बना के चली जाती है। अब अल्फ्रेड ब्रोम को वो पदवी नहीं मिली जो वो डिज़र्व करता था, यानी कि कैस्टेलन ऑफ ड्रैगनस्टोन। तो इसके दिल दिमाग में जितना भी रेनीरा के प्रति कर्तव्य, प्रेम, निष्ठा जो भी थी सब टूट गई, और अब ये रेनीरा टारगेरियन और रॉबर्ट क्वींस दोनों को हेट करना शुरू कर देता है। फिलहाल अभी रेनीरा इससे पूछती है कि मैंने तो कैस्टेलन रॉबर्ट क्वींस को बनाया था, तो वो मेरे स्वागत के अंदर क्यों नहीं आया। तो फिर अल्फ्रेड बताता है थोड़ा आगे तो चलिए, कैसल के अंदर वो है हमारा मोटा दोस्त। अब रेनीरा और उसकी सारी पार्टी और ये सारा एस्कॉर्ट ये सब लोग ड्रैगनस्टोन के अंदर की तरफ जाते हैं। रॉबर्ट क्वींस को तो पता नहीं इन लोगों ने किस दिन का मार के जला रखा था, लेकिन जब रेनीरा की पार्टी यार्ड में पहुंचती है तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को देखकर इनको भी थोड़ा अजीब लगता है। एक लाश लटकी हुई होती है जिसकी शक्ल नहीं होती है और वो आधा जला हुआ होता है, लेकिन उसकी हाइट हेल्थ से पता लग सकता है कि ये रॉबर्ट क्वींस ही था, मोटा सा आदमी। इसी के पास में एक और लाश होती है जिसका अपर टोर्सो और शक्ल ही होती है, और वो होती है मास्टर जेरार्ड ड्रे की। उनका शरीर भी नीचे की तरफ से थोड़ा जला हुआ होता है और उनकी आंतड़ियाँ किसी सांप की तरह नीचे लटक रही होती है। क्वीन रेनीरा जब उन लटकी हुई लाशों के पास में जाती है तो उनके ऊपर से कुछ खून की बूंदें इसके ऊपर गिर जाती है। लेकिन इतने सारे लोगों में से सबसे पहले कोई इस सिचुएशन को भांप सका तो वो था एगोन द यंगर। वो ज़ोर से चिल्लाया, माँ यहाँ से भाग जाओ तुम। वो चिल्लाया तो काफ़ी ज़ोर से था, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अल्फ्रेड का एस्कॉर्ट रेनीरा की पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है। सर हेरोल्ड डार्क जो कब से रेनीरा के साथ में थे, उनके ऊपर पीछे से एक कुल्हाड़ी से हमला करते और उनको मार दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपनी तलवार भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं। सेकेंड क्वींस गार्ड सर एडरिन रेडफोर्ड, इनके भी पीछे से एक आदमी आता है और भाला घुसा देता है पेट में और इस तरह इनको मार डालता है। थर्ड और आखिरी किंग्स गार्ड लोरेथ लेंसडेल,
ये थोड़ा फास्ट होता है तो आगे की तरफ आ जाता है और रेनिरा के सामने जो अटैक करने के लिए आ रहे हैं उनमें से 2 लोगों को मार देता है। लेकिन उसके बाद में वो लोग मिलकर सारे इसको मार डालते हैं। सब लोग हपकपा जाते हैं, लेकिन एगोन द यंगर जो हमेशा रुका सुका रहता था और कुछ बोलता भी नहीं था, वो लड़का जल्दी से सर हेरोल्डार की लाश की तरफ जाता है और तलवार बाहर निकाल देता है। थोड़ी सी देर तक वो अल्फ्रेड ब्रूम से लड़ता है और उसके बाद में अल्फ्रेड ब्रूम उसकी तलवार नीचे गिरा देता है। अब क्या होना था, रेनिरा के तीनों किंग्सगार्ड मर चुके थे, तो रेनिरा, उसका बेटा और बाकी सारी लेडीज़ इन सबको भाले के पॉइंट पे अंदर की तरफ लेके आते हैं, जहाँ पर इनको एक मरा हुआ आदमी और मरता हुआ ड्रैगन मिलता है। ये ड्रैगन कोई और नहीं, सनफायर द गोल्डन ही था, जिसके पंख आज भी सनलाइट के अंदर बिल्कुल गोल्डन चमकते थे। लेकिन जब भी वो अपने पंख पूरे फैलाता था तो उस फर्श के ऊपर अच्छे से दिख जाते थे उसके ऊपर कितने बड़े बड़े घाव कर रखे हैं। हिस्ट्री में कहा गया है वेस्टरोस के सबसे खूबसूरत ड्रैगन में से ये एक था, लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत देख के ऐसा नहीं कह सकते। इसकी फ़ाइट जब मेलेस के साथ में हुई थी तो मेलेस ने इसके विंग्स बुरी तरीके से खरोंच दिए थे। इवन अभी ये जो चलता था तो इसके जो फ्रेश घाव थे वहाँ से धुआं और खून बाहर निकलता था, इसलिए ये ज़्यादा हिल डुल नहीं सकता था। जब क्वीन रेनिरा और सारे बंदियों को यार्ड के अंदर लेके आया तब सनफायर ड्रैगन वहीं पे एक साइड में कोने में पड़ा हुआ था। इसने रेनिरा की तरफ सिर ऊपर करके देखा और हल्का सा गुर्राया। सनफायर के गर्दन पे जो बड़े बड़े घाव थे वो आसानी से नज़र आ सकते थे, जैसे किसी ने इसके मांस को चबा डाला है और उसके पेट के ऊपर बहुत सारे घाव कर दिए हैं। इस ड्रैगन की एक आंख तो फूटी हुई थी, जहाँ पर एक बड़ा सा खड्डा होता है और अंदर की तरफ काले खून का एक धब्बा जमा हुआ होता है। कहा जाता है किसी भी आदमी की तरह रेनिरा ने भी यहाँ पे आके सबसे पहले यही पूछा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन इस बात का उत्तर जानने से पहले अपन को पहले ये जान लेना चाहिए कि एगोन सेकंड टारगेरियन और उसका ड्रैगन सनफायर यहाँ पर पहुँचे कैसे। एगोन सेकंड टारगेरियन और इसके सारे बच्चों को किंग्स लैंडिंग से सेफ निकालने वाला कोई और बंदा नहीं, लॉर्ड लेरेस्ट्रॉन्ग द क्लबफुट ही था। जब रेनिरा ने किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक किया था और जब रेनिरा का फर्स्ट ड्रैगन उसने आसमान में देखा, तभी वो समझ गया था कि हम किंग्स लैंडिंग को अब डिफेंड नहीं कर सकते, तो वो बस वहाँ से इन सब लोगों को सेफली बाहर निकालने की कोशिश करता है। अब तुम जानते हो गोल्ड क्लॉक्स तो सारे डेमन के लोयल हैं, तो ये गेट से तो बाहर निकले नहीं होंगे। लेरेस्ट्रॉन्ग ऐसी बहुत सारी गुफाएं और सीक्रेट पैसेजेस जानता था जहाँ से वो रेड कीप और पूरे किंग्स लैंडिंग से बाहर निकल सकते थे। और अगर तुम्हें याद हो तो रेड और चीज़ वो भी इन्हीं के थ्रू रेड कीप के अंदर आए थे। सबके जाने का इंतज़ाम लेरेस्ट्रॉन्ग ने किया था। वो रिकर्ड थ्रोन को काम देता है कि आप प्रिंस मेलोर को अपने साथ में लेके हाई टावर्स के पास में जाओ। 6 साल के प्रिंस जेहरा को ले जाने का काम विलिस फेल को मिलता है, जो भी एक किंग्स गार्ड होता है। इसको काम मिलता है कि आपको इस प्रिंसेस को ले जाकर लॉर्ड बराथियन के पास में सेफली ले जाना है। अब ऐसे दो के ग्रुप में दोनों अलग अलग साइड जा रहे थे, लेकिन इनको आपस में नहीं बताया कि दूसरे वाले किस तरफ जा रहे, जिससे कि कोई एक टीम भी पकड़ा जाए तो दूसरे का रिवील नहीं हो पाया। फिर लेरेस्ट्रॉन्ग इंतज़ाम करता है एगोन सेकंड टारगेरियन का। इसके जितने भी राजाओं वाले कपड़े और गहने होते वो सारे खोल देता है और जैसे तैसे ख़राब नमक में सने हुए मछुआरे वाले कपड़े पहना देता है। एक बड़ा सा क्लॉक इसको पहना देता है जिससे कि एगोन ज़्यादा किसी को कुछ दिखे नहीं, और फिर एक मछुआरों की नाव से इसको ड्रैगनस्टोन की तरफ भेज देता है। लेरेस्ट्रॉन्ग अच्छे से जानता था एगोन सेकंड टारगेरियन अगर किंग्स लैंडिंग से भाग गया तो रेनिरा इसके पीछे लोग ज़रूर भेजेगी, और अभी हाल फिलहाल में जाने के लिए कोई सबसे बेस्ट जगह है तो वो ड्रैगनस्टोन ही है। भले ही ड्रैगनस्टोन की सेफ्टी के लिए क्वीन रेनिरा ने वहाँ पे वलेरियन फ्लीट्स रखी हो, लेकिन सोल्जर्स कुछ है कि है वहाँ पर, और ढूंढने वाले पूरा वेस्टरोस ढूंढ लेंगे, लेकिन कभी भी रेनिरा के खुद के आइलैंड ड्रैगनस्टोन पे तो कोई नहीं आने वाला। तो बस यही सब कुछ सोच के लेरेस्ट्रॉन्ग एगोन सेकंड टारगेरियन को किंग्स लैंडिंग से ड्रैगनस्टोन भेज देता है। अब यूँ मत समझना कि एगोन सेकंड टारगेरियन डायरेक्ट यहाँ पे ड्रैगनस्टोन आया और यहाँ का राजा बन गया, यहाँ का लॉर्ड बन गया। इतना भी आसान नहीं था। एगोन ड्रैगनस्टोन आने के बाद में कई दिनों तक यहीं पे जंगलों में पड़ा रहा, जहाँ पर ये अपना दर्द मिटाने के लिए दारू पीता था, और इसकी पहचान सबको पता नहीं चल जाए इसलिए अपने आप को एक बहुत बड़े से क्लॉक के अंदर छिपा के रखता था। लेकिन हमें यूँ पूछना चाहिए कि सनफायर ड्रैगन वो अभी ड्रैगनस्टोन के अंदर क्या कर रहा है? वो तो रूकरेस्ट के वापस डैमेज होकर पड़ा हुआ था, तो वो वहाँ से यहाँ पे कैसे आया? ऐसी क्या चीज़ थी जो इसके जन्म की जगह पर इसको खींच के लेके आ गई? क्या इसने अपने ड्रैगन राइडर एगोन की प्रेजेंस को इतनी दूरी कई कोसों से पता कर लिया था, या फिर कोई और कारण था? हिस्ट्री के कुछ अकाउंट्स अपन को बताते हैं एगोन सेकंड टारगेरियन को अपने ड्रैगन की बहुत ज़्यादा अति आवश्यकता थी, तो बस यही चीज़ थी जो कोसों दूर से इस ड्रैगन को ड्रैगनस्टोन पे लेके आ गई। अब अपन ने सनफायर को लास्ट टाइम स्टोरी में कब देखा था? रूकरेस्ट के किले के वहाँ पर वो था, और वहाँ पे क्रिस्टन कोल आया था और उसको खाने वाने का इंतजाम करके गया था, क्योंकि ये थोड़ा चल फिर नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद में लॉर्ड मिटून आते और उसके ऊपर अटैक करते,
वो उन सबको तो मार डालता है, लेकिन फिर वहाँ से भाग जाता है जंगलों के अंदर। तो अगर क्लोकास पॉइंट के हिस्ट्री बुक्स अगर अपन देखें तो उन हिस्ट्री बुक्स में लिख रखा है क्लोकास पॉइंट के जो जंगल थे वहीं पे वो ड्रैगन रहता था और वहाँ के जानवरों को जैसे तैसे खा के अपना भरण पोषण कर रहा था। उस समय पर उसका एक पंख टूटा हुआ था जो आगे जाके थोड़ा हील हो गया, लेकिन हील भी बिल्कुल वैसा परफेक्ट नहीं हुआ जैसे वो पंख पहले था। पर आखिरकार जैसे तैसे उस पंख ने इसको उड़ने लायक बना दिया। उस पंख की वजह से सनफायर ज़्यादा देर तो हवा में टिक नहीं पाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी उड़ानें भर लेता था। मशरूम इसके बारे में तंज कसते हुए बोलता है, जहाँ पर बाकी सारे ड्रैगन्स ईगल्स की तरह आसमान में बहुत ऊंचे और शांति से उड़ते हैं, वहीं पे ये सनफायर ड्रैगन किसी फायर ब्रीथिंग मुर्गे की तरह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी कूद कूद के जाता है। पर असल में सनफायर थोड़ा बहुत उड़ लेता होता है। ये तो मशरूम है, वो रेनिरा का कुछ ज़्यादा ही चाटुकार है, इसलिए ये ग्रीन्स वालों का मजाक उड़ाने के लिए और इनके ड्रैगन्स का मजाक उड़ाता है, इसलिए हिस्ट्री में ऐसा कहा है। तो सनफायर अगर तुमने कभी असल में मोर को उड़ते हुए देखा हो तो बिल्कुल वैसे ही उड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा सा उड़ता है। हिस्ट्री के दूसरे अकाउंट्स लिखते हैं वो भले ही आग उगलने वाला मुर्गा हो, लेकिन फिर भी वो एक मुर्गा था और उसने ऐसे ही जैसे तैसे उड़ते हुए क्लोकास पॉइंट के सारे जंगलों को पार कर लिया और उसके बाद में ब्लैक वाटर बेबी। अब तुम्हें अगर थोड़ा सा पीछे स्टोरी में याद हो तो नेसिरिया एक शिप था जो कि वॉलंटिस से आया हुआ था और उसके क्रू ने देखा था कि दो ड्रैगन माउंट के वापस लड़ा रहे थे। उनमें मरने वाला तो ग्रेगोस था और जिसने उसको मारा उसके ऊपर शक कर रहे थे कि कैनिबल है। और उसके बाद में तो रॉबर्ट क्विंस उस टाइम पर कास्टेलन था, तो इसने पूरा बैन कर दिया कि इस साइड में कोई भी मछुआरा कोई भी आदमी नहीं जाएगा। वहीं पर कहानी में दो नाम आए थे, टॉम टेंगलटॉन्ग और टॉम टेंगल बियर्ड, ऐसे करके बाप और बेटा। तो इनमें से जो बेटा होता है वो जैसे छोटे मोटे काम करता होता है, तो वॉलंटियर्स के शिप के क्रू के साथ में उसने कुछ बिजनेस किया होता है। ये उनसे कहानियाँ सुनता है कि वो जो दूसरा लड़ने वाला ड्रैगन था वो गोल्डन कलर का था, हल्के हल्के उसके स्केल गोल्डन थे। और ये तो पूरे ड्रैगन स्टोन और हर कोई बंदा जानता है कि कैनिबल के ऊपर कोई भी गोल्डन स्केल है नहीं। तो फिर जिसने ग्रेगोस्ट को मारा वो ड्रैगन कौन सा था, यही जानने के लिए दोनों टॉम्स चले जाते वहाँ पर ईस्ट की साइड में जहाँ पर कि बैन कर रखा है। इनके साथ में एक नाइट भी जाता है जिसका नाम होता है सर मार्स्टोन वाटर्स। दरअसल ये बूढ़े वाले टॉम की एक बहन होती है, उसका एक बास्टर्ड लड़का होता है। तो फिर ये दोनों टॉम्स और इनका जो कज़न ये नाइट है, ये तीनों मिलकर चोरी छिपे जाते इस साइड में जहाँ पर कि जाने के लिए बैन कर रखा है, बस यही देखने के लिए कि दूसरा कौन सा ड्रैगन आ गया। यहाँ पर आके ये देखते कि एक जला हुआ राजा है और उसके पास में एक बहुत ही ख़राब कंडीशन में एक ड्रैगन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जाके एगोन सेकंड टारगेरियन को सनफायर अपना ड्रैगन मिल जाता है और ये दोनों होते ईस्ट की साइड में। तो अगर तुम समझ पा रहे हो तो रॉबर्ट क्विंस ने किसी को भी इधर आने के लिए मना कर रखा है, तो ये चीज़ तो इनके लिए बिल्कुल वरदान की तरह हो गई। अगले कई दिनों तक एगोन सेकंड टारगेरियन और इसका ड्रैगन सनफायर यहीं पे रहते हैं, जबकि ये दोनों टॉम्स और वो नाइट वापस जाते ड्रैगनस्टोन के टाउन के अंदर। अब ये तीनों वहाँ पे एगोन सेकंड टारगेरियन से बात करके आए थे और यहाँ पे ये वापस कस्बे के अंदर आके ड्रैगनस्टोन के लोगों को उसके लिए उकसा रहे थे, क्योंकि अब अपन को ये ड्रैगनस्टोन लेना है और अपने किंग एगोन को दिलवाना है। वैसे तो किंग्स लैंडिंग जाने से पहले क्वीन रेनिरा काफ़ी टाइम तक यहीं पे रही थी और ये एक स्ट्रॉन्ग कैसल और रेनिरा की खुद की गद्दी थी। लेकिन फिलहाल ड्रैगनस्टोन के टाउन के अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो रेनिरा को नापसंद करते हो। नापसंद करने का कारण कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। अब अगर तुम्हें याद हो तो ट्राइकी की जो फ्लीट्स आई थी वो तो ज़मीन पे भी आए थे और ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर और हाई टाइड के ऊपर बहुत कोहराम मचाया था, लोगों को बहुत ज़्यादा मारा काटा था। तो ये दोनों जो टॉम होते इनके घर भी वहाँ पे जला दिए थे। इसके अलावा ड्रैगनस्टोन के लोगों ने भी बहुत कुछ सहा था, तो इन लोगों के अंदर थोड़ी बहुत रोष था रेनिरा के प्रति, यूँ कि इसके होते हुए भी हमारे ऊपर ऐसा अटैक्स हो रहा है तो फिर क्या मतलब इसका। तो कुछ एक लोग रेनिरा को इस वजह से पसंद नहीं करते थे और बाकी कुछ लोग लड़की होने की वजह से। उनको वो साइरन थ्रोन के ऊपर एक राजा देखना था, इसलिए वो एगोन सेकंड टारगेरियन का क्लेम को सपोर्ट करते थे। अब जब क्वीन रेनिरा टारगेरियन ड्रैगनस्टोन से किंग्स लैंडिंग गई थी तो वो सारे अपने अच्छे नाइट्स, अच्छे सोल्जर्स को लेके चली गई थी। यहाँ पे जो वो सैनिक छोड़ के गई थी वो ज़्यादा कुछ लड़ बढ़ नहीं सकते थे, कमज़ोर सैनिक थे और उसके कुछ ज़्यादा लॉयल भी नहीं थे। उस टाइम पर उसने भले ही ड्रैगनस्टोन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वलेरियन फ्लीट लगाई थी, लेकिन अंदर की साइड में सैनिक कुछ ज़्यादा छोड़ के गई नहीं थी और जिन्हें छोड़ा था वो भी इसके कुछ ज़्यादा लॉयल नहीं थे और ज़्यादा काम के भी नहीं थे। कमज़ोर सैनिक या फिर इंजर्ड सैनिक जो ट्राइकी के वहाँ पर वॉर में इंजर्ड हो गए थे। इसके अलावा रेनिरा ने जिसको कास्टेलन बनाया वो भी थोड़ा मोटा सा और बुढ़ा आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट क्विंस। अब रॉबर्ट क्विंस तो पूरा 100% क्वीन रेनिरा की तरफ है, लेकिन उसके अंडर में जो लोग हैं वो सच में रेनिरा के हैं या फिर नहीं है, ये थोड़ी डिस्प्यूट वाला मामला है। क्योंकि ज़्यादातर लॉयल और अच्छे सैनिकों को तो रेनिरा किंग्स लैंडिंग अपने साथ में ले गई थी शिप्स के अंदर बिठा के। रॉबर्ट क्विंस के अंडर में सबसे फर्स्ट जो सैनिक आता है और सबका लीडर है वो है अल्फ्रेड ब्रूम।
वही आदमी जो रेनिरा और इसको पसंद नहीं करता है। अब अल्फ्रेड ब्रूम को एगोन सेकंड टारगेरियन प्रस्ताव देता है कि अगर तुम मेरी साइड में हो गए और मुझे ड्रैगनस्टोन और मेरा आयरन थ्रोन एक बार वापस दिलवा दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे उपकार कर दूंगा, तुम्हें लॉर्ड बना दूंगा, तुम्हें कई सारी ज़मीनें दूंगा, गोल्ड वगैरह सब मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, बस मुझे एक बार आयरन थ्रोन के ऊपर बिठवा दो। तो अल्फ्रेड ब्रूम रेनिरा और क्वींस को तो अब पसंद करता है नहीं, तो ये भाई साहब हो जाते हैं यहाँ पे एगोन सेकंड की तरफ। अब अल्फ्रेड ब्रूम को तुम कोई कमज़ोर छोटा मोटा नाइट मत समझना, ये बहुत पुराने टाइम से ड्रैगनस्टोन के ऊपर है, तो बहुत सारे सैनिक इसकी बस बात मानते, बहुत ज़्यादा लॉयल इसकी तरफ होते हैं। जैसा कि अगर तुम्हें याद हो तो किंग्स लैंडिंग के अंदर गोल्डक्लॉक्स किसके ज़्यादा लॉयल थे, वो डेमन टारगेरियन के थे, वैसे ही इसके अलावा ड्रैगनस्टोन की क्या मजबूती है, क्या कमी है, सब कुछ चीज़ें इसको अच्छे से मालूम होती है। तो फिर अगर तुम समझ पा रहे हो तो ये एक बार का एगोन सेकंड की तरफ हो गया, तो अब एगोन के लिए ड्रैगनस्टोन लेना कितना आसान हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, ये सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम ड्रैगनस्टोन के ऊपर अटैक करेंगे और फिक्स उसी टाइम पे अटैक करते हैं। कहा जाता है फॉल ऑफ ड्रैगनस्टोन में आधा घंटा भी नहीं लगा था। इन लोगों ने जब अटैक किया था वो काफ़ी रात हो रही थी। ब्रूम अंदर की साइड से पिछले गेट खोल देता है जहाँ से सर मार्टोस वाटर्स और उसके टॉम टैंगल बियर्ड, इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों को बाहर कबीले में भड़काया होता है वो सारे लोगों को लेके पिछले गेट से अंदर आ जाते हैं। अल्फ्रेड ब्रूम के भी खुद के बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, तो इसके साथ में वो ब्लैक्स के सैनिकों को मार रहे होते हैं। ये सब लोग अंदर आते ही सबसे पहले तो ये अटैक करते हैं हथियार घर की तरफ और सारे हथियारों को सीज कर देते हैं। उसके बाद में जो कुछ ज़्यादा ही लॉयल होते हैं रेनिरा की तरफ, उन सबको पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। ये सब स्टार्ट होता है उसी टाइम पर सर मार्स्टोन वाटर सबसे पहले जाता है मास्टर जेराड्रे के कमरे में और सीधा उसको जाके ऐसा पकड़ता है कि वो कोई भी रेवन यहाँ से किसी को नहीं भेज पाया। इधर अल्फ्रेड ब्रूम भी जाता है सबसे पहले कास्टेलियन रॉबर्ट क्वींस के कमरे में। अब रात हो रही होती है और क्वींस सो रहा होता है, लेकिन अल्फ्रेड ब्रूम आता है और जैसे ये उठने की कोशिश करता है अपने पलंग से, तो अल्फ्रेड इसके पेट के अंदर अपना भाला घुसा देता है। मशरूम अपन को इसके बारे में बताता है कि अल्फ्रेड ब्रूम के दिल में और दिमाग में इतनी ज़्यादा हेट रेनिरा और इस रॉबर्ट क्वींस के प्रति हो गई थी कि इसने भाला इतना ज़ोर से घुसाया कि उस मोटे से रॉबर्ट क्वींस के पेट में से निकल गया और उसके बाद में उस मेट्रेस से, और उसके बाद में वो ज़मीन में घुस गया उस पलंग को फाड़ते हुए। अब इन ग्रीन्स के सपोर्टर्स ने जो कुछ सोचा होगा, प्लान बिल्कुल उसी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एक चूक हो जाती है। वो होती है लेडी बेला। लेडी बेला के कमरे के बाहर भी सैनिक चले जाते और उसके गेट बंद कर देते हैं, लेकिन पीछे की साइड में एक खिड़की होती है जहाँ से वो कूद जाती है और उसके बाद में जैसे तैसे करते हुए उन ड्रैगनस्टोन की दीवारों के ऊपर चलते हुए यार्ड के वहाँ पर पहुँच जाती है। यार्ड के बाहर की साइड में भी सोल्जर्स होते हैं, लेकिन जहाँ पे ड्रैगन बंधा हुआ होता है वहाँ पे कोई सोल्जर नहीं होता है। तो फिर क्या था, ये पीछे की तरफ से छिप के उस यार्ड के अंदर चली जाती है। अब ये इतना छिप छिपा के इसलिए जा पा रही है क्योंकि अगर तुम जानते हो तो लेडी बेला बचपन से ड्रैगनस्टोन के ऊपर ही रहती है, तो इसको एक एक चीज़ अच्छे से मालूम है। यहाँ पर आके ये मून डांसर ड्रैगन को बेड़ियों से आज़ाद कर देती है और उसके बाद में उसके ऊपर बैठ के उड़ जाती है आसमान के अंदर। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, सनफायर ड्रैगन के एक पंख थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उड़ पाता है किसी मोर की तरह। तो फिलहाल एगोन सेकंड टारगेरियन उसके ऊपर बैठ के ड्रैगनस्टोन के चक्कर काट रहा था आसमान में। ये सोच रहा था सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और धीरे धीरे ड्रैगनस्टोन हमारे पास में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और मैं अपना सनफायर ड्रैगन सीधा ड्रैगनस्टोन के यार्ड के अंदर उतरूंगा और एक धांसू वाली एंट्री करूंगा। लेकिन वहीं पे इसको आसमान में मिल जाती है लेडी बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के ऊपर। बेला कोई डरपोक नहीं थी जो यहाँ से भाग जाती, वो डेमन टारगेरियन और लेडी लाइना वैल्यूरन की बेटी थी, अपने माँ की तरह खूबसूरत और अपने पिता की तरह ब्रेव। मून डांसर अभी काफ़ी छोटा ड्रैगन था, इसका कलर हल्का सा ग्रीन था और बॉडी के ऊपर डार्क ग्रीन के स्केल्स थे। अगर साइज़ के हिसाब से देखो तो ये किसी वॉर हॉर्स से ज़्यादा बड़ा होगा नहीं, यानी कि एक नॉर्मल घोड़े से बड़ा नहीं, और वज़न के हिसाब से देखो तो उससे भी कम वज़न होगा इसका। तो कुल मिलाकर मून डांसर सनफायर के सामने बहुत छोटा है, लेकिन जहाँ पर सनफायर ड्रैगन बहुत ज़्यादा अपनी साइज़ की वजह से इतने जल्दी मूवमेंट्स नहीं कर पाता है, वहीं पे ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। और फिलहाल तो तुम्हें याद हो तो कुछ दिनों पहले ही उस एगोन सेकंड के ड्रैगन सनफायर की ग्रेगोस के साथ में लड़ाई हुई थी, तो उसने ग्रेगोस को मार दिया। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ग्रेगोस ने इसको कुछ भी नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज किया था इसको। अब ऐसी अंधेरी घनी रात के अंदर दोनों ड्रैगन्स आसमान में एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह इन दोनों ड्रैगन्स की भी आग की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें ये थोड़े से दूर घूम के एक दूसरे के ऊपर अपनी आग छोड़ रहे होते हैं। सनफायर बड़ा ड्रैगन है तो उसकी आग के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन फिलहाल मून डांसर छोटा है तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट्स कर लेता है और उससे जैसे तैसे बच रहा होता है। सनफायर बड़ा होने की वजह से जैसे तैसे इसके ऊपर अपने क्लोज से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बच जाता है
और इसकी आग से भी ये आराम से बच रहा होता है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके अचानक से मून डांसर पीछे की तरफ से आता है और जहाँ पर सनफायर के पहले से घाव थे उसके पेट के ऊपर और उसके पंखों के ऊपर वहाँ पे ये अपने नाखून छुपा देता है बहुत भारी वाले, और उसका वही पुराना वाला पंख जो पहले से ख़राब था उसी के ऊपर अपने लंबे नाखून मार मार के उसको आधा अधूरा फाड़ डालता है। नीचे जो वॉचर्स ड्रैगनस्टोन के कैसल के ऊपर चढ़ के इनकी फ़ाइट आसमान में देख रहे थे वो लोग कहते हैं मून डांसर ने सनफायर का इतना बुरी तरीके से वो पुराना वाला पंख फाड़ा था कि अब सनफायर शायद सही से उड़ भी नहीं पा रहा था। किसी दारूड़े की तरह जैसे तैसे आसमान में हवा में उड़ने की वो कोशिश कर रहा था। ऐसे ही मून डांसर अपनी रफ्तार दिखाते हुए एक बार पीछे की तरफ से आता है और इसके ऊपर आग छोड़ के आगे की साइड में भागने की कोशिश करता है। मून डांसर थोड़ा सा आगे की तरफ निकलता है कि सनफायर उसके ऊपर पीछे से आग छोड़ देता है। अब इस आग की वजह से बेला को क्या हुआ होगा वो तो अपन को पता नहीं, लेकिन वो पावरफुल आग मून डांसर की आंखों के अंदर चली जाती है और उसके बाद में उसको सही से दिखना ही बंद हो जाता है। फिर भी वो जैसे तैसे आसमान में उड़ने की कोशिश करता है और दिख रहा तो सही होता नहीं है, तो थोड़ी देर बाद में जाके खुद सनफायर के टकरा जाता है। उसको पता था सामने आसमान में केवल एक ही ड्रैगन है सनफायर, तो जैसे तैसे नहीं दिख रहा होता है तो भी उसके ऊपर अपने क्लॉज मारना शुरू कर देता है। पर मून डांसर की सारी परिश्रम आखिर में जाके अंत हो जाती है क्योंकि वो सनफायर के बहुत पास में आ गया था। सनफायर को तो अच्छे से दिख रहा होता है तो वो मून डांसर की जो गर्दन होती है उसको सही से अपने जबड़ों के बीच में ले लेता है और फिर उन जबड़ों के अंदर मून डांसर की गर्दन को चबाने लग जाता है और इसके ऊपर अपने क्लोज से अटैक करता है। मून डांसर को दिख रहा तो नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इससे दूर होने के लिए अपने पंख मार रहा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी फ़ायदा नहीं था। थोड़ी देर तक ऐसे ही सनफायर इसके गर्दन के ऊपर बहुत सारे घाव कर देता है और उसके बाद में इसके ऊपर आग छोड़ देता है। मून डांसर के अंदर इतनी अब पावर बचती नहीं है और उसके बाद में ये नीचे गिर जाता है। अब नीचे जो सिपाही इन दोनों की ड्रैगन बैटल किलों के ऊपर चढ़ के देख रहे थे वो हमें बताते कि ऐसे मून डांसर नीचे गिरते ही मर नहीं गया। उसके बाद में भी कई देर तक सनफायर और मून डांसर के बीच में लड़ाई चलती रही। ज़मीन के ऊपर मून डांसर थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन अब ये काफ़ी डैमेज हो चुका था। इसके बाद में वही हुआ जिसका हर किसी को अंदाजा था। सनफायर ने मून डांसर को बहुत बुरी तरीके से मार डाला। मून डांसर को मारने के बाद में सनफायर ड्रैगन एक जोर की दहाड़ मारता है और उसके बाद में अपनी विन सेलिब्रेट करने के लिए आसमान में उड़ के जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा सा हवा के अंदर जाता है और उसके बाद में वो नीचे गिर जाता है और इसके सारे बड़े बड़े घावों से खून निकलना शुरू हो जाता है। किंग एगोन सेकंड टारगेरियन ये तो हवा से तभी कूद गया था जब लगभग सनफायर 20 फीट ऊपर था, तो इतना ऊपर से गिरने की वजह से इसके दोनों पैर बुरी तरीके से टूट जाते हैं। मून डांसर जब नीचे गिरा था तब भी लेडी बेला उसी के ऊपर अपने सैडल पे बैठी हुई थी। ड्रैगन बैटल की वजह से उसके शरीर पे भी बहुत सारे घाव और उसका शरीर भी आग में झुलसा था, लेकिन फिर भी जब उसका ड्रैगन मर गया उसके बाद में वो सैडल से अपने आप को अलग कर देती है और उसके अंदर इतनी बहुत पावर होती है कि वो वहाँ से चल के थोड़ी सी दूर चली जाती है। अल्फ्रेड ब्रूम लेडी बेला के पास में आता है और उसको अपनी तलवार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में मार्स्टोन वाटर आ जाता है और वो उस तलवार को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर टॉम टेंगलटोंग आता है और इन दोनों को समझाता है और इसके बाद में वो अपने साथ में लेडी बेला को एक मास्टर के पास में ले जाता है इसका इलाज कराने के लिए। मून डांसर के फेल के साथ में ही एगोन सेकंड टारगेरियन को अपनी एंसेस्ट्रल सीट यानी कि ड्रैगनस्टोन की सीट मिल चुकी थी, लेकिन इसके लिए इसको एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। आज के बाद में इसका सनफायर ड्रैगन कभी भी नहीं उड़ सकता, उसके ऊपर इतने ज़्यादा घाव और वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका था। कुछ दिनों तक तो सनफायर ड्रैगन ऐसे यार्ड में वहाँ पे पड़ा रहा क्योंकि वो उड़ तो सकता नहीं है और ना ही ज़्यादा चल सकता है, तो बस मून डांसर की लाश को खा के अपना काम चला रहा था। उसके बाद में मून डांसर का मामला ख़त्म हो जाता है, तो फिर एगोन सेकंड टारगेरियन कुछ एक नाइट्स को बोलता है कि इसके लिए इंतज़ाम करो शिप्स वगैरह। इसके अतिरिक्त एगोन सेकंड टारगेरियन को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अब मैंने ये जो फ़ोटो लगा रखा है वो तो पुराना वाला है, लेकिन इसका शरीर असल में उस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से जला हुआ होता है। पूरे शरीर के ऊपर इसके घाव हो रहे हैं और अभी तो ये वहाँ से नीचे कूदा है तो उसकी वजह से इसके पैर भी टूट चुके हैं। अब यूँ नहीं था कि इसकी स्किन इतनी ज़्यादा जली हुई है, उसकी वजह से ये दिखने में ही बदसूरत है। उन स्किन जलने की वजह से इसको पूरे बॉडी में पेन होता है हर एक जगह पर जब भी ये थोड़ा सा भी हिलता डुलता है। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो मौत से भी बदतर कंडीशन भाई की है, इसीलिए तो ये हर टाइम पे वाइन पीता रहता है जिससे इसका दर्द थोड़ा कम हो पाए। जब ग्रैंड मास्टर जेराटे को इसके सामने पकड़ के लेके आया जाता है तो वो इसको बोलते हैं एगोन सेकंड टारगेरियन आपको थोड़ा सा मिल्क ऑफ पॉपी ले लेना चाहिए, यानी कि अफीम। उसके नशे में रहोगे तो आपको इतना दर्द नहीं होगा। लेकिन एगोन कहता है मैं वापस उस राह पे नहीं जाना चाहता जहाँ पर मैं पहले गया था, और मास्टर मैं इतना भी पागल नहीं जो तुम्हारे हाथ की कोई भी चीज़ को पी लूँ। क्या मैं इस बात को अच्छी तरीके से नहीं जानता कि तुम मेरे सिस्टर के छोटे से क्रिएचर हो। अगर तुम्हें पुरानी स्टोरी याद हो तो किंग्स लैंडिंग के अंदर जब रेनिरा वहाँ पे अटैक करती है उसके बाद में वहाँ पे जो मास्टर जेराड्रे होता है उसके गले में कोई चेन वगैरह नहीं होती है, ये अपने साथ में वहाँ पे ले जाती है मास्टर को।
वहाँ पे जो एगोन ने मास्टर बना रखा होता है ओरवेल, उसके गले में एक स्पेशल चेन होती है जो मास्टर्स पहनते, वो वाली मेन मास्टर पहनता है वो वाली। तो वो वाली चेन रेनिरा ओरवेल की गर्दन से तोड़ के इस जेराड्रे को पहना देती है। तो फिलहाल एगोन अपने सैनिकों को कमांड करता है कि इस मास्टर की यही चेन से इसको लटका दो, और वहीं पे यार्ड में सबके सामने इसको लटका दिया जाता है। लेकिन ये उससे मरता नहीं है, इसकी गर्दन तो पूरी बुरी तरीके से टूट जाती है, परंतु अभी भी इसके शरीर में थोड़ी हलचल होती है और इसके पैर हिल रहे होते हैं। तो जेराड्रे का जीव पूरा निकला नहीं होता है। इसके बाद में एगोन बोलता है वापस इसको नीचे उतारो। वो थोड़ी सी सांस लेता है, इसके बाद में इसको वापस लटकाते हैं। ऐसे ही करके 3 बार इसको ऐसा करते हैं, तड़फा तड़फा के इसको नीचे उतार रहे होते हैं। चौथी बार एगोन बोलता है कि इसको मेरे सनफायर ड्रैगन के सामने ले जाके लटकाओ। फिर सनफायर आता है और इसके ऊपर अपनी आग छोड़ता है और इसके पैरों को और आधा पेट को खा लेता है। इसके बाद में एगोन कमांड करता है कि इसके बाद में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वो अपने सैनिकों को कहता है मेरी स्वीट सिस्टर वापस अपने घर पे आ रही है, उसके देखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अब इस तरह एगोन टारगेरियन के पास में पूरा ड्रैगन स्टोन आ जाता है। और इसके बाद में इसको कुछ ही दिनों के बाद में एक लेटर आता है, वो आता है डिस्केंडल से, रेनिरा भेजती है। अगर तुम्हें याद हो तो रेनिरा रवाना हुई थी तब नहीं भेजा था कि मेरा एस्कॉर्ट भेज देना मुझे लेने के लिए तट पर, और मैं और मेरे फॉलोवर्स वहाँ पे ड्रैगन स्टोन आ रहे हैं। तो एगोन एल्फ्रेड ब्रूम को कमांड करता है कि आप जाना उनके स्वागत के अंदर और उनको सकुशल अंदर लेके आ जाना। रेनिरा को इस बात की बिल्कुल भनक भी नहीं थी कि जब वो ड्रैगन स्टोन के तट के ऊपर अपना पैर रख रही है तभी वो अपने भाई की चाल के अंदर फंस गई। और अगर तुम्हें याद आया हो तो वहाँ पे तट के वहाँ पे कोई शिप वगैरह नहीं थे, तो वो इसीलिए नहीं थे क्योंकि एगोन को बिल्कुल पर्सनल प्राइवेसी में रहना था, किसी को बताना नहीं था कि मैं ड्रैगन स्टोन पे हूँ। तो शिप वगैरह चलेंगे तो व्यापार होगा, और व्यापार होगा तो लोग बता देंगे कि यहाँ पे एगोन है। बाकी भाई ने ब्रोथल्स भी वहाँ से इसीलिए हटा रखे थे जिससे कि तट पे कोई भी आए जाए नहीं। तो फिलहाल मैं जो इतनी पुरानी तुम्हें स्टोरी सुना रहा था ये सारा फ्लैशबैक था। अब अपन प्रेजेंट टाइम के अंदर आते हैं जहाँ पर रेनिरा और इसके फॉलोअर्स को एगोन के सामने बंदी बना के लेके आ गए। हिस्ट्री का एक अकाउंट जो रेनिरा को पसंद नहीं करता है वो बोलता है कि रेनिरा सबसे पहले तो यहाँ पे सनफायर होता है उसी यार्ड के अंदर, और ऊपर की साइड में एगोन होता है। इन दोनों को देख के हंसती है और पूछती है आखिर ये सब किसने किया, हमें तो उसको धन्यवाद कहना चाहिए इसके लिए। लेकिन मशरूम जो कि रेनिरा को पसंद करता है वो कहता है रेनिरा ने ऐसा नहीं कहा था, उसने बिल्कुल गंभीर होकर एगोन से कहा था आखिर ये सब कैसे हो गया। अब ये सब का मतलब ड्रैगन स्टोन सीज करना नहीं था, ये सब का मतलब था कि सनफायर इतना ख़राब कैसे हो गया और तुम्हारी टांगे कैसे टूट गई। पर जो कुछ भी हो, हिस्ट्री के सारे अकाउंट्स एक बात पे जाके ज़रूर मिल जाते हैं, वो ये कि पूरा हॉल जितने भी लोग थे उस हॉल के अंदर सारे लोग एगोन और रेनिरा की तरफ देख रहे थे। बीच में कोई भी एक वर्ड नहीं बोला। अगला जो वर्ड रिप्लाई आया वो एगोन की तरफ से आया। उसने बड़े प्यार से बोला मेरी प्यारी बहन। अब रेनिरा, इसके फॉलोवर्स और बाकी सारे जो एगोन के नाइट्स होते वगैरह, वो सारे एस्कॉर्ट, वो सब यार्ड के अंदर नीचे खड़े होते हैं। और वहीं पे पास में सनफायर ड्रैगन होता है एक कोने में पड़ा हुआ। एगोन होता है वो ऊपर की साइड में बालकनी में होता है जहाँ पर एक चेयर के ऊपर बैठा हुआ होता है। अब इसके पाँव तो बुरी तरीके से टूट गए तो इसको एक चेयर के ऊपर कैरी करना पड़ता है। एक समय पर एगोन टारगेरियन जो इतना खूबसूरत दिखता था, लेकिन इसके मुंह पे और पूरी बॉडी पे इतने ज़्यादा स्कर्ट्स घाव हो गए। इसके अलावा 1 साल तक तो इसने अफीम के नशे किए, तो उस नशे की वजह से इसकी शरीर मोटा सा हो गया था। एगोन का शरीर और उसके चेहरा इतना कुछ बदल गया था, लेकिन फिर भी रेनिरा के लिए वो कोई दूसरा थोड़ा ना था, वो उसी का भाई था। वो इसे आसानी से पहचान सकती है। फिर वो कहती है मेरे प्यारे भाई, मैंने तो सोचा था तुम मर गए होंगे। इस पर एगोन आंसर देता है पहले आप बड़े हैं ना मुझसे। रेनिरा कहती है भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें इतना सा तो याद है कम से कम। अब तुम समझे नहीं हो तो रेनिरा का कहने का मतलब इसलिए था क्योंकि एगोन सेकंड टारगेरियन ने इसको बड़ा मान लिया, तो बड़ा होने की वजह से आयरन थ्रोन इसके पास में होना चाहिए। तो कम से कम एगोन ने इसको बड़ा मान लिया, वही बहुत बड़ी बात है एक बार की। फिर रेनिरा कहती है लग तो ऐसा रहा है जैसा कि हम तुम्हारे बंदी हो गए हो, लेकिन तुम ऐसा मत सोचना कि ज़्यादा दिनों तक हम यहीं पर रहेंगे। मेरे लॉयल लॉर्ड्स बड़ी दूर से आएंगे और वो पूरे वेस्टरोस को छान लेंगे, उसके बाद में वो यहीं पे आएंगे। तो भाई ज़्यादा दिन तक मैं तुम्हारे बंदी खत के अंदर नहीं रहने वाली। इस पर एगोन आंसर करता है लेकिन तुम तो उन्हें तभी मिल सकती हो जब वो 7 हेल्स को ढूंढ लेवे। इसके बाद में एगोन कमांड करता है और रेनिरा की छाती से जो उसका बेटा चिपका हुआ होता है एगोन द यंगर, उसको अलग कर दिया जाता है। कहा जाता है ये एल्फ्रेड ब्रूम था जो उसको बुरी तरीके से दूर खींच लेता है। यहीं पे टॉम टेंगलटोंग, टॉम टेंगलबियर्ड और मार्स्टन वाटर्स भी होता है। अब एगोन के पास में ड्रैगन स्टोन आ गया है, तो मार्स्टन वाटर एक नाइट होता है, उसको एक अपना किंग्स गार्ड का नाइट बना देता है, क्योंकि इसने भी काफ़ी मदद की थी एगोन को ड्रैगन स्टोन जिताने के लिए। न वाटर न टेंगलटोंग वगैरह कोई भी नाइट कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोलता है।
और एगोन अपनी बहन रेनिरा को मारने के लिए सनफायर को कमांड करता है। सनफायर इसके पास में आता है और उसको थोड़ा सूंघता है, लेकिन उसको इसके अंदर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है। वो थोड़ा सा वापस दूर चला जाता है। इस पर सर अल्फ्रेड ब्रूम, जिसने रेनिरा का हाथ कस के पकड़ा हुआ था यूँ कि वो वहाँ से हिल नहीं जाए, वो अपना छुरा निकालता है और रेनिरा के ब्रेस्ट के ऊपर एक कट मार देता है, जिससे कि वहीं से खून निकल जाता है। और उसके बाद में उस खून की खुशबू ड्रैगन को इसकी तरफ खींच लेती है। ड्रैगन दूर से इसके ऊपर एक जोर से आग मारता है। वो आग इतनी ज़्यादा ज़ोर से होती है कि अल्फ्रेड ब्रूम का जो क्लोक होता है लंबा सा, उसके अंदर भी थोड़ी सी आग लग जाती है और वो जैसे तैसे वहाँ से भागता है। रेनिरा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती है और जब सनफायर उसके पास में आकर उसको काटने ही वाला होता है अपने जबड़ों के बीच, तभी वो अपनी शक्ल ऊपर की तरफ करती है और एक आखिरी बार अपने भाई एगोन को एक श्राप दे के जाती है। जैसे उसका श्राप कंप्लीट होता है, इतने में वो ड्रैगन इसको अपने जबड़ों के बीच में चबा डालता है और इसकी एक बाँह और इसके एक हाथ को अलग कर देता है। हिस्ट्री अकाउंट्स अपन को बताते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन रेनिरा को पूरे 6 पीसेस के अंदर करके खाया था, लेकिन उसका लेफ्ट लेग छोड़ दिया था, शायद वो स्ट्रेंजर के लिए। अब तुम्हें याद हो तो रेनिरा के सारे क्वींस गार्ड को तो मार दिया। फिलहाल इसके साथ में कुछ दासियाँ होती है। दरअसल वो दासियाँ नहीं होती है, अब रानी के साथ में रह रही है तो हाई बोर्न फैमिलीज से जो होती है वो इसको कंपनी देने वाली औरतें होती है। इन्हीं लेडीज़ में से एक होती है एलिंडा मेसी, ऐसा कुछ नाम से। वो ये सारा सीन देख रही होती है अपनी आंखों से। एगोन द यंगर को एक नाइट ने बुरी तरीके से पकड़ रखा होता है और वो ये सारा विभत्स दृश्य देख के भयभीत हो जाता है और अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। ना उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है, ना उसके शरीर में कोई छटपटाहट होती है। रेनिरा टारगेरियन, द रिल्म डिलाइट, हाफ ईयर क्वीन, इसी तरह अपने 33 वर्ष की उम्र में मारी जाती है और ये दिन 130 एसी का एक दिन होता है। अल्फ्रेड ब्रूम थोड़ी देर तक एगोन सेकंड से इस बारे में बहसबाजी करता है कि अपन को एगोन द यंगर को भी मार डालना चाहिए, लेकिन किंग एगोन मना कर देता है। वो कहता है अभी ये केवल 10 साल का ही है और इससे अपन को कुछ ज़्यादा थ्रेट है नहीं। रेनिरा के जब लॉयल लोग हमारे से लड़ाई करने के लिए आएंगे तो हमको हॉस्टेजेस की ज़रूरत होगी। इसके बाद में एगोन द यंगर के गले और हाथ पैर में बेड़ियों को बांध के उसको ड्रैगनस्टोन की काल कोठरियों के अंदर भेज देते हैं। रेनिरा के साथ में चलने वाली लेडीज़, जो कि सारी बड़े बड़े हाउसेस की थी और नोबल बर्थ की, उनको भी जेल के अंदर डाल देते, लेकिन शायद उनके लिए कुछ और इंतजाम भी किया था। एगोन सेकंड टारगेरियन डिक्लेयर करता है पूरे वेस्टरोस में हर तरफ रेवेंस भेजो। लोगों ने इतने समय से जिस आदमी को मरा हुआ समझ रखा था और वो उनका ट्रू किंग वापस आ रहा है अपने फादर की गद्दी को वापस पाने के लिए। तो इस तरह पे ये अध्याय यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पूरी डांस ऑफ ड्रैगन की स्टोरी के अंदर मैं कहीं पे भी इमोशनल नहीं हुआ। मतलब कि डेमन मरा, इसके बाद में वो मेलेस और उसकी ड्रैगन डैडी रेनेस भी मरी थी, जेक, लूक, जोफ्री वगैरह बहुत सारे लोग मरे। लेकिन यहाँ पे जाके थोड़ा सा अजीब लगा कि, लेकिन इस जगह पे मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया कि रेनिरा टारगेरियन, जिसके पिताजी विसरस पूरे वेस्टरोस के राजा थे, वो एक टाइम पे राजकुमारी थी, बाद में जाके रानी भी बन गई, लेकिन उसको दर दर की जो ठोकरें खानी पड़ी, उसके सामने गेट्स बंद कर दिए गए, उसको जैसे तैसे वहाँ से लोग भगा रहे थे। इसके अतिरिक्त स्क्रीन के ऊपर तुम इमेजिन करो लास्ट में जाकर रेनिरा और एगोन एक दूसरे से मिलेंगे, प्यारे भाई प्यारे बहन, मतलब बहुत इंग्लिश में बोलेंगे, डियर सिस्टर डियर ब्रदर, इमोशनल हो गए। ये वाले सीन बहुत ही गजब होंगे। इसके अलावा अल्फ्रेड ब्रूम ने ऐसे कैसे रेनिरा के ब्रेस्ट के ऊपर कट मार दिया, मतलब कि कहीं पे और भी तो मार सकता था। ये चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी मेरे लिए। और एगोन ने ये होने भी दिया। मान लिया इनकी थोड़ी लड़ाई थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ऑनर ही ख़त्म कर देवे बिल्कुल। इसके अलावा जस्ट तुम स्क्रीन के ऊपर इमेजिन करो एगोन द यंगर चुपचाप वहाँ पे अपने माँ को मरते हुए देख रहा होगा, तो उसके क्या रिएक्शंस होंगे। तो कुल मिलाकर इतनी लंबी डांस ऑफ ड्रैगन की स्टोरी के अंदर सबसे इमोशनल वाला कोई अध्याय था तो वो यही वाला था मेरे लिए। तो मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि शो के अंदर इन दोनों की जो लास्ट मीटिंग होएगी, लास्ट वार्तालाप, वो कितना ज़्यादा एपिक होएगा। एगोन द यंगर आधा नहीं पूरा तरीके से जला हुआ ऊपर बालकनी में बैठा हुआ होगा और नीचे रेनिरा को बंदी बनाकर उसके सामने लाया जाएगा। दोनों फर्स्ट नज़र में एक दूसरे को देखेंगे, इसके बाद में एक दूसरे को डियर ब्रदर डियर सिस्टर बोलेंगे। बाकी अभिनेत्री तो तुम जानते ही हो, जो एडल्ट रेनिरा को प्ले कर रही है वो कितनी ज़्यादा एपिक है, उसका बस मेरे को बस लास्ट सीन ये देखना है, इनका लास्ट वार्तालाप। तो फिलहाल तो बता देता हूँ नेक्स्ट अध्याय के अंदर क्या होगा। शायद 1 या फिर 2 अध्याय आएंगे जिसके अंदर अपन एगोन को मरवा देंगे। तो डांस ऑफ ड्रैगन ख़त्म होने के बाद में मेरे पर्सनली विचार में ऐसा है कि 2 वीडियोस बनाऊंगा, एक तो Q&A वाला और उसके अलावा एक ऐसे थोड़ा डिटेल में होगा जिसमें डांस ऑफ ड्रैगन सुना के मुझे कैसा फील हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं, बड़े बड़े बैटल्स थे, उनको थोड़े डिटेल में कवर करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो क्रिस्टन कोल, जो 8 दिनों तक रूक्रेस्ट के किले को नहीं तोड़ पाया, उसकी गेट्स को कुछ भी नहीं कर पाया,
वो एक ही दिन के अंदर कैसे तोड़ देता है। तो बस मिलते हैं अगले अध्याय के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।